हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम बात करने वाले हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग पोस्ट MTS लेवल 1 में जितने भी पद शामिल हो रहे हैं सभी की परीक्षाएं रिटन एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे। कल आपको जो है सिलेबस चेंज कर दिया गया है और आप सभी लोगों ने उम्मीद करते हैं PDF देख लिया होगा जो कि यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी किया गया था। उसके ही संबंध में वीडियो भी आपको दी गई थी ताकि आपको कोई परेशानी ना हो और आप सब कुछ समझ पाएँ। अगर अभी भी ऐसे कोई अभ्यर्थी हैं जिन्होंने नहीं देखा है सिलेबस चेंज हुआ है तो फिर से देख लें, क्योंकि सिलेबस ज़रूरी होता है कि जो आयोग की तरफ से या यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी किया गया हमें पता हो कि आपको एग्ज़ाम में देना क्या है। तो जब से सिलेबस चेंज हुआ है कुछ चीज़ों का उसमें बदलाव कर दिया गया है। वो है आपके मैथ के सेक्शन, रीजनिंग के सेक्शन को लेकर। तब से आप लोग परेशान हैं कि मैथ्स में क्या क्या चीज़ें आएंगी, रीजनिंग के चैप्टर आपको कौन कौन से पूछे जा सकते हैं, किस टॉपिक से कितने प्रश्न आएंगे। तो इसी सब पे हम बात करने वाले हैं इस पूरी वीडियो में। कम्प्लीटली आपको नॉलेज मिलेगी और बहुत ही यूज़फुल होगी आपके लिए, पर आपको ध्यान से सारी चीज़ें सुननी होंगी तभी आप समझ पाएंगे। देखिए, किसी का भी सिलेबस हो, ग्रुप बी और ग्रुप सी का, आपने देखा होगा उसको 4th पार्ट में डिवाइड किया गया। पार्ट 1, पार्ट 2। पार्ट 1 में आपके इंग्लिश है, फिर उसके बाद हिंदी है, और पार्ट 3 में क्या रखा गया है, GA है। इतना तो सबका सिमिलर है। जो आपका 4th पार्ट है इसमें ही बदलाव है सबके में, जिसके में चेंज है। हो सकता है कि ऐसे भी अभ्यर्थी इसमें हों जो कि एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई किए हों, तो आप सभी लोगों को पढ़ना पड़ेगा अपने अपने सेक्शन से रिलेटेड चीज़ें भी। तो 4th पार्ट में जो लेवल 1 के लिए चीज़ें रखी गई हैं, यानी MTS के लिए और अन्य जो पोस्ट लेवल 1 के अंतर्गत आ रहे हैं, उसके विषय में हम इसमें कंप्लीट आपको जानकारी देंगे। उससे पहले हम आपकी परीक्षा तिथि को बता दें। देखिए, परीक्षा तिथि किसी को नहीं पता है कब होगी। जब से आपके सिलेबस जारी हुए तब से आप लोग ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं एग्ज़ाम को लेकर कि एग्ज़ाम कब तक होगा। मैंने शुरू से बताया था कि चुनाव के बाद ही जो चीज़ें होंगी तो होंगी, तो जून तक में ही, मतलब अब तो आपका मई लास्ट ही है। हो सकता है कि अभी ही कुछ दिन बाद आपको नोटिस देखने को मिले एग्ज़ाम से रिलेटेड, लेकिन ये भी 100% नहीं है, क्योंकि एक अनुमान ही है कि आपका कब तक हो सकता है। तो मान के चलिए, मेरे ख्याल से आपके जुलाई तक में ये एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से तैयारी शुरू कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके हिंदी, इंग्लिश और GK के सेक्शन है, प्रीवियस ईयर मतलब विभिन्न परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए होते हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे आप लोग। ठीक है, आप लोगों को और भी चीज़ें चैनल के माध्यम से दी जाती हैं और दी जाती रहेंगी। टेलीग्राम पर आपको PDF भी मिल जाया करेगा, तो आप अपने स्तर से भी पढ़िए और जो बताया जा रहा है उस हिसाब से भी पढ़ते रहेंगे। मेरे बताने के बाद अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है तो इसी कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो या तो कमेंट सेक्शन में ही आपके सारे जवाब मिल जाएंगे। आइए हम 4th पार्ट में बात करते हैं आपके मैथ सेक्शन को लेके और रीजनिंग को। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपको करना क्या क्या है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम सब्जेक्ट देखें। तो सिलेबस वाले पोर्शन पे चलते हैं और वहाँ देखते हैं क्या चीज़ें इंक्लूड की गई हैं। स्क्रीन पे आप सभी लोग देखेंगे ग्रुप C लेवल 1। हम किस पार्ट की बात करने वाले हैं, तो 4th पार्ट की हम बात करेंगे और वो यहाँ पर है। ठीक है, आइए देखिए इसमें टोटल कितना लिखा हुआ है, 30 क्वेश्चन लिखे हैं। तो क्या 30 क्वेश्चन टोटल मैथ से आने वाले हैं? ऐसा नहीं है। किस तरीके के प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे और ये 30 नंबर किस तरीके से डिवाइड रह सकता है, उस पर हम बात करने वाले हैं। उससे पहले आप लोग ये जान लीजिए, प्रीवियस ईयर में जब इसके एग्ज़ाम कंडक्ट हुए थे तो इन्होंने पिछली बार भी जैसे हिंदी दिया था 15, इंग्लिश दिया था 15 और यूनिवर्सिटी एक्ट से 15, रेलिवेंट सब्जेक्ट से कुछ क्वेश्चन ऐसे। लेकिन जब एग्ज़ाम इन्होंने लिया तो किसी में भी इक्वलिटी नहीं देखने को मिली। मतलब ऐसा नहीं था कि 15 इंग्लिश के थे, 15 हिंदी के थे, या जितना उन्होंने लिख रखा था इतना ही था। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन ऊपर नीचे था, कोई 10 ही था, कोई 5, पता लगा किसी में से 2 ही प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये उनके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो किस तरीके से पैटर्न रख रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपको जितना चीज़ बोला गया है, पढ़ना आपको सब कुछ है। तो इस 30 नंबर की हम बात करें तो 30 नंबर में आपके देखिए लिखा है सिंपल अर्थमेटिक कैलकुलेशन। इसके अंतर्गत 2 चीज़ें हैं, आपका मेंशुरेशन और रीजनिंग आ रहा है, और ये 3rd पोर्शन भी आ रहा है जिसमें आपका वर्किंग नॉलेज ऑफ ऑफिस ऑफ कीप, 3 चीज़ें शामिल हैं। तो इसमें आपको 3 तरीके के प्रश्न देखने को मिलेंगे। और आपके जो मेंशुरेशन है, मैथ से जो आप लोग परेशान हो रहे हैं कि मैथ में क्या आएगा, तो यही एकमात्र चैप्टर रखा गया है, मेंशुरेशन, क्षेत्रमिति जो है आपकी। इसके लिए हमने एक आपको वीडियो दी है, कल टेलीग्राम पर शेयर किया था। आज अभी इस वीडियो को जो आप लोग देख रहे हैं, इसके कमेंट सेक्शन में भी उसी के लिंक को पिन कर रही हूँ, उसको क्लिक करके आप ओपन कर लीजिएगा।
मुश्किल से 28 मिनट की लगभग ही वो वीडियो होगी। आप अगर उतना ध्यान से सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो भी आपका बहुत हद तक वो तैयार हो जाएगा। क्योंकि जो मेंसुरेशन होता है वो आप देखेंगे मैक्सिमम फार्मूला बेस्ड होता है। फार्मूला जिसको अच्छे से याद है वो क्वेश्चन कर लेता है, ठीक है। तो आपके डायरेक्ट, चूंकि ये एमटीएस का पद है, हाई स्कूल लेवल का है, तो आपको ऐसा नहीं है कि बहुत ग्रेजुएशन लेवल तक के मेंसुरेशन की चीज़ें पूछी जाएंगी। बिल्कुल परेशान ना हो, उस वीडियो को देखिए अच्छे से। और अगर आपके पास 9th-10th की कोई बुक मिलती है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको ई बुक्स तो मिल ही जाती है, मतलब ऐप पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। एनसीईआरटी की किताबें मिल जाती हैं, तो आपको काफ़ी हेल्प होगी उससे। तो मेंस्ट्रुएशन के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, जो मैंने वीडियो दी है उसको पढ़िए, उसको ध्यान से सुनिए सब कुछ, और उसको खुद से नोट करके बनाइए। क्योंकि उसमें जब अच्छे से आप फार्मूला नहीं याद करेंगे, जैसे आप टेग्नामेट्री पढ़ते हैं, त्रिकोणमिति पढ़ते हैं, तो उसमें क्या होता है, जिसको फार्मूला अच्छे से नहीं आता है, बहुत सारी चीज़ें उसमें होती हैं कि फार्मूला बेस्ड होती हैं। तो वही चीज़ है आपके मेंस्ट्रुएशन की भी कंडीशन, फार्मूला याद होना ही पड़ेगा आपको। तो उसमें 2D और 3D दोनों है, मैंने दोनों चीज़ें बताई हैं उसमें, आप अच्छे से उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करते हैं रीजनिंग। तो रीजनिंग में भी क्या लिखा हुआ, अर्थमेटिक। देखिए रीजनिंग भी आपके 2 तरीके के पूछे जा रहे हैं। पहला तो आपके ये 3rd सेक्शन में रीजनिंग रखा गया है, ये अलग है, लिखा है यहाँ पे जनरल अवेयरनेस इंक्लूडिंग रीजनिंग। यहाँ पर रीजनिंग अलग आएगी, लेकिन यहाँ पर जो रीजनिंग दिया गया है सिंपल अर्थमेटिक कैलकुलेशन के अंतर्गत रीजनिंग, इसके रीजनिंग के टॉपिक अलग होंगे, जो आपके जीए के साथ मैच कराए गए हैं। मतलब जो जनरल अवेयरनेस के साथ रीजनिंग पूछी जाएगी, उसमें जैसे आपका ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आ जाएगा, अल्फ़ाबेटिकल से आ जाएंगे, और मतलब कॉमन जो होते हैं उससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन इसमें मैथमेटिकल जो आपके होते हैं अर्थमेटिक रीजनिंग, उसको पूछा जाएगा। अभी मैं आपको चैप्टर भी बता देती हूँ रीजनिंग के कि कौन कौन से आप पढ़ लीजिए, तो आपका काम हो जाएगा। तो मेंस्ट्रुएशन के लिए मैंने बताया आपको क्या करना है, रीजनिंग के लिए अभी चैप्टर हम आपको बता दे रहे हैं। जो चैप्टर बता रहे हैं, रीजनिंग देखिए सभी को आती होगी, ठीक है, बस आपको स्पीड अपनी मेंटेन करनी है। और रीजनिंग का जो चैप्टर हम बता रहे हैं उसमें से अगर आपको पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट, मतलब किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम लगती है कि ये चैप्टर हमने नहीं कभी पढ़ा, मुझे नहीं आती है, तो आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में, तो उसके लिए आपको वीडियो में दे दूंगी, ठीक है। रीजनिंग के लिए प्रैक्टिस डिपेंड करेगा, आपको खुद करनी पड़ेगी प्रैक्टिस, जितना करेंगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, ठीक। और बात करें अगले प्रश्न की, तो वर्किंग नॉलेज ऑफ ऑफिस अपकीप, मतलब जो जिस काम के लिए आप वहाँ जा रहे हैं, एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ बन के, एमटीएस के लिए, तो वहाँ के जो मेंटेनेंस होंगे, रख रखाव होंगे, ये सारी चीज़ों से भी प्रश्न बनेंगे आपके। कैसे बनेंगे, कॉमन सेंस से रिलेटेड बनेंगे। जैसे आपको मतलब एक क्वेश्चन होता नहीं, कोई एक कहानी की तरीके सेंस में बना दिया गया एक सेंटेंस की, जैसे आपको रिकॉर्ड फाइल दिया गया और आपको उसको रखने के लिए दिया गया, तो आपको आपके मतलब हेड के ऑफिस में सेंड करना है, तो उसको किस तरीके से करेंगे, कैसे ले जाएंगे, मतलब औपचारिकता किस प्रकार की होनी चाहिए, आपका बिहेवियर कैसा है, ये सारी चीज़ों से रिलेट करता हुआ 4-5 क्वेश्चन आपको वहाँ पर भी देखने को मिलेगा। तो इस पूरे 30 क्वेश्चन की हम बात करें तो 3 सेक्शन में डिवाइड रहेंगे आपके। और इसी में ही आपका मैंने एक वीडियो अवेलेबल कराई थी आप सभी लोगों को यूनिवर्सिटी के बारे में, यूनिवर्सिटी के बारे में, मतलब कब ये डेवलप हुआ, क्या नाम था, शुरू से लेके आखिरी तक में। तो ये प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है एमटीएस कंप्लीट सिलेबस में, वहाँ से उसको पढ़ लीजिएगा, उसमें से भी आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, 1-2 प्रश्न वहाँ से ज़रूर आएंगे, ठीक। तो यहाँ से आप अपने क्लियर करिएगा। तो इन तीनों सेक्शन को डिवाइड करें तो मेंस्ट्रुएशन से लगभग आपको 10 से 12 प्रश्न मिल सकते हैं, ठीक है। और जो आपके ये प्रश्न बचते हैं रीजनिंग के, रीजनिंग में भी आपको लगभग वही क्वेश्चन 10 से 12 प्रश्न आपको देखने को यहाँ पर भी मिलेंगे, और बाकी जो कुछ क्वेश्चन बचेंगे वो आपके इस 3rd सेक्शन से मिलेंगे। तो इसके लिए परेशान नहीं होना है कि हमें मैथ आ गई, अब मैं क्या करूँ। मुझे देखिए मेंस्ट्रुएशन ऐसा चैप्टर है, मुझे ऐसा लगता है उसके लिए बहुत ज़्यादा, अगर किसी ने मान लो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, नहीं भी पढ़ा है, तो उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ में आ जाता है, ईजी होता है, ठीक है। बाकी मैथ से तो ईजी ही होता है, आप अच्छे से उसको पढ़ लीजिएगा, जो मैं भी बताई हूँ आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर से बता रही हूँ, फार्मूला बेस्ड होता है, फार्मूले अच्छे से याद कर लीजिएगा। उससे रिलेटेड ही कभी कभी क्या होता है, डायरेक्ट आपको फार्मूला ही पूछा जा सकता है, क्योंकि ये आपका एमटीएस लेवल का ही क्वेश्चन आएगा, बहुत टफ पेपर में नहीं आएगा क्वेश्चन, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग भी है, इसको भी ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना होगा, ठीक। तो ये रही बात इसकी। आइए हम दिखाते हैं आपको अर्थमेटिक रीजनिंग। रीजनिंग भी 2 तरीके की होती है आपकी, एक रीजनिंग तो जो सिंपल रीजनिंग आती है, और एक अर्थमेटिक रीजनिंग होती है। तो अर्थमेटिक रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक है जो आपको पढ़ने चाहिए, उसको मैं दिखाती हूँ लिस्ट, उसको ध्यान से देखिएगा।
स्क्रीन पे देखेंगे अर्थमेटिक रीजनिंग टॉपिक, कौन कौन से अर्थमेटिक रीजनिंग हमारे। तो सबसे पहले आपका आता है कैलेंडर, क्लॉक, फिर आपका आता है जो है डाटा सफिशिएंसी आता है, इनइक्वलिटी आता है। ये सब में होता क्या है आपने पढ़ा होगा, जैसे दे देता है इस तरीके से बना होता है, ए है ग्रेटर देन, लेस देन, बी फिर इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इस तरीके से बना के चीज़ें दी रहती हैं। वही आपकी इनइक्वलिटी से क्वेश्चन आते हैं। मिसिंग नंबर रीजनिंग, मतलब आपके जैसे कोई नंबर यहाँ पे दिया है, जैसे मान लीजिए 110 दिया है, फिर यहाँ पे स्पेस है, फिर यहाँ पे कोई और डिजिट दे रखा है, सपोज करिए 120, फिर इस तरीके से पूछा जाएगा यहाँ मिसिंग नंबर क्या है। ज़रूरी नहीं है सीरीज़ के फॉर्म में ही आए, इस तरीके से सर्कल, रेक्टेंगल कुछ भी बना के दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे 2 लिखा है, 4 लिखा है, यहाँ पे क्वेश्चन हो जाए और यहाँ पे मान लो 8 हो जाए, पूछा जाए यहाँ क्या होगा। ये कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। मिक्स्ड सीरीज़ क्या हो जाएगी, देखिए मिक्स्ड सीरीज़ में हो जाएगा, मिक्स्ड रहेंगे। जैसे कहा जाता है सीरीज़ दी जाती है कि यहाँ पर कोई डिजिट दिया गया, जैसे 2 है, यहाँ पर डायरेक्ट 100 आ गया, फिर कुछ आ गया, पूछा जाएगा कि ये सीरीज़ में कौन सा इवन है, कौन सा ऑड है। इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं। फिर है नंबर अरेंजमेंट रीजनिंग, मतलब कुल देखेंगे आपको ईजी रहता है। इसमें बस ये है कि आपका माइंड कितने जल्दी, कितना फास्ट वर्क कर रहा है प्रेजेंट टाइम में, ठीक है, कोई टफ नहीं होता। ऑर्डर एंड रैंकिंग, जैसे कि दे दिया जाता है ना कि 10 छात्र हैं और 10 छात्रों की एक लाइन है, मतलब वो कॉलम और रो में खड़े हैं, इस तरीके से नहीं, पंक्ति और में खड़े हैं। पूछ लिया जाता है कि लास्ट से 13वें नंबर पे कौन है। इस तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं पूछा जा सकता है। या सीटिंग अरेंजमेंट आपने पढ़ी होंगी, उससे क्वेश्चन आता है। जैसे कि दे दिया गया है एक गोल मेज है, उसमें 6 लोगों को आपको बिठाना है। बता दिया गया कि रमेश मोहन के बगल में नहीं बैठेगा, वो उसके बगल में नहीं बैठेगी। इस तरीके के जो क्वेश्चन क्रिएट होते हैं ये आपके ऑर्डर रैंकिंग में आ जाते हैं, जिसको आप सीटिंग अरेंजमेंट भी कह सकते हैं। ज़रूरी नहीं है वो टेबल दे देंगे कि रेक्टेंगल की तरह से इस तरीके से बना हुआ है, तो बताइए कि दे देगा कि पूरब की ओर मुँह करके बैठे हैं, पश्चिम की ओर मुँह करके बैठे हैं। इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे रैंकिंग में। इसी तरीके स्टेटमेंट से आएंगे। स्टेटमेंट मतलब हो जाता है ना, दिया रहता है कि जैसे कि दे दिया गया है कि सारे कलम जो है किताब हैं, और दूसरा स्टेटमेंट दे दिया कोई कलम किताब नहीं है। तो आपको पूछा जाएगा कि बताइए कौन सा सही होगा, पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं। इस तरीके के प्रश्न आते हैं आपके। तो ये सारी चीज़ें जो आप पढ़ते हैं ये सभी आपके अर्थमेटिक रीजनिंग के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ये सभी आपके चैप्टर हैं, कैलेंडर है, क्लॉक है, और इस तरीके से आपको एक एक चैप्टर तो देखिए संभव पूरा नहीं होगा बताना, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस पूरे अर्थमेटिक रीजनिंग से पूछी जा सकती है, आपको हर एक क्वेश्चन की कोशिश करेंगे कि कम से कम डेली की बेसिस पर भी आपको 10 क्वेश्चन कम से कम आपको दिया जाए डेली, और आपको एक वीडियो दी जाए, ताकि उस माध्यम से आप अपनी चीज़ों को और अच्छे से लर्न करें और आपको मेथड भी पता चले कि हम किस तरीके से करेंगे। तो जैसे ऑर्डर रैंकिंग के क्वेश्चन, सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन, तो मैं आपको कल से वो सीरीज़ दे दूँगी। अगर आप लोग को आवश्यकता हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अगर खुद से आता हो तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो कोशिश क्या करनी है, खुद से पढ़ाई करनी है। मैंने शुरू में बताया ना कि आपको सिर्फ कोई भी गाइडेंस दे सकता है, करना आपको है, मेहनत आपकी ही होगी। एक अच्छी बात यहाँ पर ये देखने को मिली है कि जो सिलेबस रखा गया है, मेंशुरेशन को छोड़ दें, बाकी हर एक चीज़ हर एक एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो ऐसे अभ्यर्थी जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अप्लाई करते हैं और एग्ज़ाम देते हैं, तो उनके लिए ये ईजी होगा थोड़ा, क्योंकि बाकी चीज़ें उनके याद होती हैं, वो हमेशा शामिल रहते हैं एग्ज़ाम में। बाकी मेंशुरेशन का ही एक ऐसा पोर्शन रखा गया है जिसमें जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी उसमें भी ऐसे कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। मैंने बताया ना कि आपको 10 से 12 क्वेश्चन आएंगे, अगर आप उसको अच्छे से वीडियो देखते हैं तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। कम से कम वहाँ अगर अच्छे से आप पढ़ लेंगे, तो अगर 10 क्वेश्चन रीजनिंग का आ रहा है तो आप मेरे अकॉर्डिंग सिर्फ उसको पढ़ लेने से ही 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन कर लेंगे अपने एग्जाम में। एग्जाम होगा फिर आप देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें आपको इसमें बतानी थी। उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो आप लोग अपना ध्यान रखें और पढ़ाई कंटिन्यू करते रहें। कोई भी अगर आपकी क्वेरी होगी तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द मिलेंगे। जय हिंद।